चलो आज हम लोग कक्षा 11 का बीए का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। धंधा की व्यवस्थाओं के स्वरूप के एक मतलब धंधा की कौन कौन सी व्यवस्था की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें इस प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो समय के साथ मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई और विविध आती गई। मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए असमर्थ हो गया। उसे दूसरे सहायता की आवश्यकता पड़ी। तत्पश्चात समाज के एक ऐसे वर्ग के अस्तित्व में आया जिसे समाज के अलग अलग मानव की आवश्यकता संतुष्ट करने के लिए वस्तु सेवा मुद्रा के विनिमय अपने समय पर अपना समय खर्च करना लगा। और यह वर्ग व्यापारी था। क्रय और विक्रय के प्रवृत्तियों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। इस प्रकार के धंधा के व्यवस्था स्वरूप में जैसे व्यक्तिगत मालिक के साझेदारी हिंदू विभेद द्वारा संचालित धंधा संचालक मंडल जॉइंट स्टॉक कंपनी आदि स्वरूप में आई। मतलब क्या होता है कि इंसान को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए क्या होता था कि कुछ चीज़ बच्चों की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए क्या उनको धंधा करना पड़ा। धंधे करने के लिए काम करने के लिए अकेले काम हो सकता नहीं था, साथ में मिलकर काम करना पड़ता था। इसलिए समाज के कुछ वर्गों ने मिलकर के और क्या साथ में काम करने का कार्य किया, जिसमें सहकारी मंडल, साझेदारी, विभक्त कुटुंब, जॉइंट कंपनियां, ऐसी कंपनियां सामने आई। जिसके अंदर हम आगे आज पढ़ेंगे व्यक्तिगत मालिकी के बारे में। ठीक है, व्यक्तिगत मालिक क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो धंधा व्यवस्था के दूसरे मालिकी के स्वरूप में सबसे प्रचलित और सरल माना जाता है। यह स्वरूप का व्यापारी धंधे के उद्गम से ही अस्तित्व में आया। फिर तीव्र परिवर्तन और विश्व के व्यापार धंधा स्वरूप अस्तित्व में आए और विकसित हुए। यह प्रचलित, सरल और विद्यमान है। मतलब बहुत प्रचलित है, सब जानते हैं इसको और सरल भी माना जाता है। अर्थ पढ़े इसका तो व्यक्तिगत मालिकी यह इस प्रकार का स्वरूप है जिसमें मालिक का संचालन नियंत्रण एक व्यक्ति करता है। मतलब क्या पूरे कंपनी का संचालन एक ही इंसान करेगा, है ना। कोई दुकान है, आप उसके मालिक हो तो आप ही संचालन करो, सारा काम उसका आप ही देखोगे और कोई देखेगा नहीं। एक ही व्यक्ति का पूंजी विनियोग मतलब पैसा लगाना और धंधा प्रारंभ करना मतलब शुरू करना और धंधे का कार्य जैसे क्रय विक्रय स्वयं ही संभालना, खरीदना भी बेचना भी खुद ही करना और कोई नहीं करे। लाभ हानि भी अपने स्वयं उठाना पड़ता है। लुइस हेनरिक के मतानुसार शास्त्री थे। उन्होंने बोला कि एकांक व्यापारी व्यापार व्यवस्था का ऐसा स्वरूप है जिसके लिए शिखर पर एक ही व्यक्ति विराजमान होता है। मतलब कि एक कंपनी के अंदर चाहे दुकान के अंदर एक ही मालिक होता है, ऐसा माना जाता है। उसका उत्तरदायी धंधा के कार्य को निर्देशित करना और अकेले ही निष्फल के जोखिम को उठाते रहते हैं। इस परिभाषा को समझा जा सकता है कि एकाकी व्यापारी के व्यक्ति के मालिक अकेले ही समग्र रूप से उत्तरदायी के समूह व्यवहार के उसके मार्गदर्शन के अंतर्गत चलाता है और व्यापार का हानि और दिवालिया हो जाए तो इसका जोखिम उसके ही सिर पे होता है। मतलब कंपनी खोलना, कंपनी को चलाना, कंपनी के अंदर सारे काम करना और हानि और लाभ खुद ही उठाना पड़ता है। इसके अंदर इस प्रकार से दिए होते हैं। ठीक है, अब इसके हम लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं कि इसके लक्षण क्या है। तो इसके लक्षणों को मैं डायरेक्ट समझाऊंगा। इस चैप्टर में सारे हम डायरेक्ट समझेंगे, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसको मन से भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से पहला पॉइंट दिया स्थापना सरल। इसकी स्थापना करना बहुत ही सरल माना जाता है। कानून का इसमें झंझट मारी नहीं होती, परमिशन लेने की कोई जरूरत, खुद आप खोल सकते हैं। पूंजी की बात करें तो इसके अंदर मालिक जो है, पूंजी माने पैसा, और जो कंपनी खोलता है, जो दुकान खोलता है, उसी व्यक्ति को इसके अंदर पैसा लगाना पड़ता है। फिर व्यवस्थित शक्ति मतलब व्यक्तिगत मालिक स्वयं के धंधा का स्थापित करता है, स्वयं ही मालिक होता है। मतलब उसका मालिक भी वही होता है, स्वयं सारा काम करता है, खुद ही उसको संभालना होता है सारी दुकान को। ठीक है, इस प्रकार से। चौथा पॉइंट दिया है कि कार्य स्वतंत्र और शीघ्रता से करना। मतलब इसके अंदर जो एक मालिक होता है तो कार्य खुद ही करना होता है तो शीघ्रता से वो काम कर लेता है और निर्णय में भी सकते, क्योंकि दो आदमियों को तो एक से पूछना पड़ेगा, भाई कि उससे पूछ के मैं बताऊंगा क्या काम करना है। भाई एक आदमी तो खुद ही उसे निर्णय लेना है तो खुद ही वो निर्णय ले लेता है, शीघ्रता से काम हो जाता है। दायित्व, इस जो कंपनी खोलता है, जो व्यक्ति कार्य करता है, उसमें खरीदना बेचना सारा दायित्व उसके ऊपर होता है। उसके दायित्व असीमित होता है, उसमें बंधाने की ये काम मैं नहीं करूँगा, उसको ही सारा काम करना पड़ता है। A to Z सारे काम उसी को करने पड़ते हैं। आगे देखें तो रहस्य की गोपनीयता, जो रहस्य की गोपनीयता है उसके बात करें तो जो कंपनी की गोपनीय हानि हुई, कि लाभ हुई, क्या हुआ, ये सारी बातों को एक ही व्यक्ति होता है तो उसको क्या छुपाए रखना आसान होता है, कोई दूसरा जान पाता नहीं है।
निजी संपर्क, कोई ग्राहक हमारे यहाँ आता है तो हम उसको सामने सामने मिल करके, ठीक है, बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, उससे हमारे जुड़ाव रहता है। अगर साझेदारी में ऐसा नहीं होता है, वो उसके मालिक को कोई देख ही नहीं पाता, नौकरी उनसे बात कर लेता है। इसके अंदर का एक जो मालिक होता है वही उनसे सामने सामने बात कर लेता है। फिर उसके बाद है मालिक और संचालन का एक ही, मतलब कि व्यक्ति मालिक में जो मालिक होता है वही संचालक होता है, इसलिए इस मालिक और संचालक एक ही होता है। मतलब इसमें क्या होता है, मालिक और संचालक एक ही है, अलग अलग होते नहीं है। अब इसके लाभ की बात करें तो सरल स्थापना विधि, जो पहले ही था, इसमें स्थापना विधि सरल, इसमें कानून की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, झंझट मारे कुछ नहीं होते, इसमें कोई गुंजाइश नहीं तो कानून का रोक टोक हो। अल्प पूंजीगत, इसमें कम से कम पैसा लगा करके आप धंधा खोल सकते हो, इसमें पैसे अधिक की जरूरत पड़ती नहीं है। रहस्य की गोपनीयता, अभी मैंने बताया कि एक मालिक होगा तो जो कंपनी की बातें होती है वो बातों को कोई दूसरा जान पाता नहीं है और उसमें रहस्य बना रहता है, उसको छुपाया जा सकता है आसानी से। शीघ्र निर्णय, इसमें अभी फिर मैंने बताया कि शीघ्रता से हम निर्णय ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर निर्णय लेना हो कंपनी का तो आप शीघ्र निर्णय किसी से पूछने की जरूरत पड़ती नहीं है। और व्यक्तिगत संपर्क, अभी ये भी बताया कि सामने सामने अगर आप मालिक को सामने ग्राहक आता है उससे सामने सामने बात करो तो घरेलू संबंध बन के बार बार आपके यहाँ आते हैं और कामकाज अच्छा होता है। परिवर्तनशीलता, जब आपको कंपनी के अंदर कोई भी परिवर्तन करना हो, दुकान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करना हो तो उससे पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसके मालिक हो, सरलता से उसका परिवर्तन आप कर सकते हो। 8वां पॉइंट दिया है अल्प कानून नियंत्रण। मतलब अल्प कानून नियंत्रण में इसमें क्या होता है कि इसमें कानून का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता कि कानून का बार बार परमिशन लेने, कोई भी इस बात से, क्योंकि छोटी दुकान होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्या अल्प, मतलब उसके अंदर कोई रोक टोक होता नहीं है। सॉरी, इसमें 7वां भूल गए थे। 7वें के अंदर कर का अल्प बोझ, मतलब कि क्या होता है, मतलब आपको इसमें क्या लोन लेना नहीं पड़ता है, मतलब कर्ज ज़्यादा होता नहीं। छोटी दुकान में थोड़ा पैसा जरूरत होती है, आप लगे बड़े करोगे तो बड़े के अंदर क्या पैसे लगते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी सीमाएं, हानि, मर्यादा, सब एक ही शब्द है, ये ध्यान रखेंगे। तो सीमाओं के सीमित पूंजी, इसमें अधिक पूंजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम पूंजी इसके अंदर लगाना पड़ता है। लाभ हो कि हानि व्यापारी को खुद उठाना पड़ता है, छोटे कद की कंपनियां होती हैं और इसमें खरीद बिक्री का खुद ही का व्यक्ति का संभालता है। या इसमें दूसरा पॉइंट असीमित दायित्व, इसमें दायित्व असीमित होता है, ठीक है, इसमें आपको सारा काम करना पड़ता है, खरीदने से लेके बेचने से लेकर के झाड़ू पोछा जितना भी होता है, ग्राहक को संभालना, खुद सब कुछ टोटल काम इसके अंदर का, इसलिए इससे असीमित दायित्व है। अल्प आयु, इसके कंपनी की क्या अल्प आयु होती है, क्योंकि मालिक जब तक जिंदा तब तक क्या कंपनी चलती है, फिर अगर मालिक मर गया तो कंपनी बंद हो जाती है, इसलिए अल्प आयु की कंपनियां भी इसको कही जाती है। सीमित कार्य क्षेत्र, इसका कार्य क्षेत्र क्या सीमित होता है, बड़ा नहीं, क्योंकि छोटी कंपनी है तो क्या खाली अपने एरिया में चलेगी, चाहे अपने जिले के अंदर चले, उससे ज़्यादा बड़ा ये चलती नहीं है। इसलिए कि असीमित कार्य क्षेत्र वाली कंपनियां बोलता है, जो मालिक होता है अपने बुद्धि कार्य कुशलता के अनुसार काम को संभालता है, आधुनिक ज्ञान लेकर के उसकी आवश्यकता के अनुसार एक पूरी कंपनी को चलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद का निर्णय में भूल की संभावना, जो निर्णय लिया जाता है उसमें अनेकों प्रकार के भूल होते हैं, उसकी संभावना बनी रहती है। ऐसी संभावनाओं को क्या कंपनी का जो मालिक होता है उसको खुद ही भोगना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें विशाल पैमाने पे व्यापार का लाभ का अभाव। फिर विशाल, आप सोचो कि बहुत इस साल मेरे 1 लाख हुआ, अगले साल 2 लाख लाभ हो, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके अकेले व्यक्ति को आप कितना संभालोगे, संभाल नहीं पाते हैं, कंपनी का विस्तार नहीं हो पाता है, जगह जगह आपके कपड़े चाहे कोई भी आप जो चीज़ वस्तु बेचते हो जगह जगह नहीं पहुंच पाता, इसलिए क्या कंपनी का विस्तार हो सकता नहीं है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे हिंदू अविभक्त कुटुंब, HUP, मतलब हिंदू यूनाइटेड फैमिली के बारे में। कानून की दृष्टि से का अनुसार पौतृक धंधा होता है, मतलब कि क्या जो आपके दादा होते हैं उनका जो पुत्र होगा वही धंधे को संभालेंगे, ऐसा माना जाए। वंश परंपरागत ये क्या होता है, धंधा होता है, एक कुटुंब के अंदर होता है। परिवार के सभी व्यक्ति का सदस्य मान लेते हैं। संचालन परिवार का वयस्क, मतलब परिवार का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वही संभालता है, जो बुजुर्ग होगा वही समय, जिससे कहा जाए कि वयस्कों में व्यक्ति संचालन का इच्छुक ना हो तो उसके बाद वाले व्यक्ति को संचालन सौंप दिया जाता है। मतलब कि जो अगर सामने वाला व्यक्ति इच्छुक ना हो, भाई मैं इसको नहीं संभाल सकता, तो जो उससे मतलब जो संभालने लायक होता है उसी व्यक्ति को ये काम सौंप दिया जाता है, ठीक है। शॉर्ट में कहा जाए तो परिवार के अंदर जो सबसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन्हीं इंसान को एक काम सौंपा जाता है, ठीक है।
अब इसके लक्षण, कानून का अस्तित्व। इसके अंदर क्या होता है कि हिंदू अविभक्त कुटुंब में पीढ़ी के कानून का द्वारा अस्तित्व में आते हैं, कानून के द्वारा मान्य होता है कि उसका वंश होगा वही होगा। इसमें संचालन, इसके अंदर संचालन कौन करेगा? तो परिवार का जो बड़ा व्यक्ति होगा, बुजुर्ग होगा, वही क्या कंपनी को संभालता है, चाहे जो निर्णय होते हैं वो कंपनी का वही संभालेगा। स्वतंत्र कार्य, इसमें स्वतंत्र कार्य क्षेत्र है, कानून का हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं होता है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं और कर्ता के निर्णय क्षमता अन्य सदस्यों के विरोध नहीं कर सकता, मतलब अन्य सदस्य इसके विरोध कर सकते हैं। सदस्य पद मिलता है, जो अगर तुमने उसके खानदान में जन्म लिया है, उसके परिवार में जन्म लिया है, तो आप उसका अधिकारी हो कि आप उसके क्या संचालन कर सकते हो। मौद्रिक नियंत्रण होता है, मतलब इसके अंदर मौद्रिक क्या होता है? विषयकर्ता के हस्तक होने से पीढ़ी का कर्ता का मौद्रिक नियंत्रण होता है, मतलब मुद्राओं का नियंत्रण होता है, उसके पास उतने ही सीमित पैसे आते हैं। दायित्व धंधे का कार्य क्षेत्र, मतलब जो धंधे का दायित्व होता है, कार्य क्षेत्र होता है, वही संभाल सकते हैं। ठीक है। आयुष, इसकी क्या लंबे समय तक आयुष होता है, तो उसके मरने के बाद बड़ा बेटा संभालेगा, इसलिए क्या आयुष इसका सबसे बड़ा माना जाता है। पूंजी जात में कठिन होते हैं, मतलब इसके अधिक सफलता आधार पर कृषि कार्य क्षेत्र पर आधारित होते हैं। पूंजी प्राप्त के लिए परिवारजनों के लिए आधार होना पड़ता है, मतलब परिवारों के ऊपर आधारित रहना पड़ता है, वो पैसा देंगे तभी धंधा चलेगा। दिवालिया अगर घोषित हो जाता है, अगर पागल हो जाए, दिवालिया घोषित है, कंगाल हो जाए, तो उसका ऋण उसके परिवार को चुकाना पड़ता है। आगे हम साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे।